आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सलाहुद्दीन सिद्दीकी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अहम फाइलें और दीगर रिकॉर्ड महफूज रखने के मामले में म्यूनसिपल इंतजामिया लापरवाह। इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट की दस्तावेज़ात से भरी अलमारियां स्क्रैप की मानिंद राहदारी में पड़ी हैं लावारिस। मुतल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी शक के घेरे में। इलेक्शन लड़ने के लिए अवामी राय जानने के नाम पर MLA अब्दुल सत्तार ने किया सियासी ताकत का मुजाहरा। MP चंद्रकांत खैरे और MLA इम्तियाज जलील को दिया खुला चैलेंज। आगे आगे देखिए होता है क्या। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र शहरों अतराफ में मामूर कर दिए गए पुलिस अफसरान और मुलाजमीन। जगह जगह की जा रही है नाकाबंदी और ली जा रही है गाड़ियों की तलाशी। और पैठन ताल्लुक में बड़ी जंगली सुअरों की तादाद। सुअर के हमले में शदीद तौर पर जख्मी हुआ एक खेत मजदूर। अवाम पर खौफदारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मदद की अपील। और अब खबरें तफसील से। म्यूनसिपल इंतजामिया अहम फाइलें और रिकॉर्ड महफूज रखने में कितना संजीदा है, इस बात का अंदाज़ा इन तस्वीरों को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है, जिससे इंतजामिया की कारकर्दगी शक के घेरे में है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट के वरांडे की हैं, जहां मुख्तलिफ फ़ाइलों और रिकॉर्ड से भरी हुई 3 लोहे की अलमारियां लावारिस हालत में पड़ी हैं। इन अलमारियों के दरवाजे भी मुकफ्फल नहीं हैं। पता नहीं उनमें कौन सी अहम फ़ाइलें और कौन सा अहम रिकॉर्ड मौजूद है, मगर इन अलमारियों का कोई पुरसान हाल नहीं है। इस अलमारी में मौजूद कपड़े के गट्ठे में मुलाजमीन के सर्विस बुक्स भी दिखाई दे रहे हैं। राह चलते कोई भी इन फाइलों और रिकॉर्ड पर हाथ साफ कर सकता है, मगर मुताल्लिक़ अफसरान को उसकी कोई परवाह नहीं है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर फाइलें और रिकॉर्ड को ज़ाया करने के लिए ये अलमारियाँ इसी तरह खुली छोड़ दी गई हैं। मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के से किस्मत आजमाने के लिए अवामी राय जानने के नाम पर गुज़श्ता शाम MLA अब्दुल सत्तार ने अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया और अवामी ताईद मिलने के बाद भी वो इस मामले में कोई फ़ैसला करने में पसोपेश करते हुए दिखाई दिए। वाज़ेह है कि कांग्रेस हाईकमान की जानिब से औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के लिए MLC सुभाष जामोड़ को उम्मीदवारी दिए जाने से नाराज़ MLA अब्दुल सत्तार ने पार्टी से बगावत करके आज़ादाना इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान तो कर दिया, मगर अब वो अपने इस ऐलान को अमली जमा पहनाने में पसोपेश करते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी से इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वो उनके हामियों की राय जानने के बाद ही इलेक्शन लड़ने या न लड़ने का फ़ैसला करेंगे। और अवामी राय जानने के लिए उन्होंने आम खास के मैदान पर एक जलसे आम मुनक़्क़द किया, जिसमें साबिक़ MP रामकृष्ण बाबा पाटिल, पैठन के नायब सदर बल्दिया जी सिंह करकोटा, कॉरपोरेटर अफसर खान, सुहेल शेख अयूब खान, अशफाक कुरैशी, साबिक़ कॉरपोरेटर अजीज़ खान, मुजाहिद पटेल, खान मेहरुन्निसा उर्फ मोटे भाभी, गुलाब पटेल, डॉक्टर शुएब हाशमी, संजय जगताप, कड़ूबाग गोले, फिरोज़ पटेल, शकील पटेल, माने ताई, प्रोफेसर समाधान गायकवाड़, दुर्गा ताई, अब्दुल मजीद कुरैशी, किशोर राव पाटिल, धनराज बीड़वाले, सुरेखा पाटिल, पंकजा मानिक और सायली जमदार के अलावा विजयपुर, कन्नड़, खुलदाबाद, पैठन, गंगापुर और शहर औरंगाबाद से दीगर पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर हाज़रीन से खिताब करते हुए MLA अब्दुल सत्तार ने MP चंद्रकांत खैरे और MLA इम्तियाज जलील को चैलेंज किया कि दोनों ही कायदीन अपने अपने हल्के में आवाम की फलाह के लिए किए गए कोई 5 फलाही काम बता दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो उनके असम्बली हल्के में ऐसे 50 काम दोनों ही कायदीन को दिखा सकते हैं जो उन्होंने आवाम के मफाद में किए हैं, जिसकी RTI के तहत भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। हाज़रीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो दरअसल रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे को हराने के लिए औरंगाबाद से लोकसभा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और वो ज़ात पात की बुनियाद पर नहीं बल्कि तरक्याती कामों की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की इज़्ज़त करते हैं और पार्टी ने भी उन्हें बहुत कुछ दिया है, मगर वो पार्टी के ग़ुलाम नहीं हैं बल्कि अवामी खिदमतगार हैं। अब्दुल सत्तार ने कहा कि MP चंद्रकांत खैरे हर वक्त मज़हब और फ़िरक़ापरस्ती की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते आए हैं और 20 सालों से इस ज़िले के रुकन पार्लियामेंट हैं, मगर उन्होंने ज़िले की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। जबकि ख़ुद को उन्होंने अवामी खिदमतगार बताते हुए कहा कि उन्होंने औरंगाबाद पार्लियामेंट हल्के से किसानों के हुकूक़ दिलाने, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए और शहरियान के बुनियादी मसाइल हल करवाने की गर्ज से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट मामले पर MP चंद्रकांत खैरे और दीगर अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपये म्यूनसिपल इंतजामिया को फराहम करवाए, मगर अब भी ये प्रोजेक्ट पाए तकमील को नहीं पहुँच पाया है।
और आवाम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। इस मामले पर बड़े पैमाने पर बदगुमानी का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। इसी तरह उन्होंने एमएलए इम्तियाज़ जलील पर निशाना साधा और इशारों में उन पर इल्ज़ामात की बौछार कर डाली। बीजेपी के रियासती सदर राव साहब दानवे का नाम लिए बगैर सर्जिकल स्ट्राइक से मुतालिक उनके ज़रिए मुतनाज़ा बयान पर भी वो जमकर बरसे और हाज़रीन से 3 सवाल किए कि उन्हें लोकसभा इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं, अगर इलेक्शन लड़ना हो तो कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ा जाए या आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से से, जिस पर अवाम ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का मशवरा दिया और टिकट न मिलने की सूरत में आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से से उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करने की सलाह दी। अवाम के इस जवाब से वो शशपंज में मुब्तला हो गए और इस ज़मन में क़तई फ़ैसला करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगते हुए सहाफ़ियों को बताया कि वो इस मामले में पार्टी के आला कायदीन और नारने में बैठे उनके रिमोट कंट्रोल से गुफ्त शनीद के बाद ही कोई फ़ैसला करेंगे। आज औरंगाबादमध्ये एक मीटिंग झाली। त्या आमखास मैदानामध्ये पुऱ्या जिल्ह्याचे हजारो कार्यकर्ते आल्यात। त्यांचा मी मनापासून आभार मानतो आणि शेवटी निर्णय तिन्ही ऑप्शन्स मी लोकांच्या समोर ठेवले। कमी पक्षाचा तिकीट घ्यावं किंवा नाही, दुसरा ऑप्शन ठेवला कमी अपक्ष लढावं किंवा नाही, आणि तिसरा सांगितलं का मला निवडणूक लढायची किंवा नाही। याच्याबद्दल सर्वांनी संमिश्र अशा पद्धतीचा कौल दिला। अनेक लोकांनी सांगितलं का तुम्ही पक्षाकडून घ्या, काही लोकांनी सांगितलं तुम्ही अपक्ष उभा राहा, काही लोकांनी सांगितलं का 10% ते 5% लोकांनी सांगितलं का या भानगडीतच पडू नका। रिअल फॅक्ट आहे, मी कधी खोटंही बोललो तर तुमच्या समोर पूर्ण टीव्ही मध्ये तुमच्या कॅमेऱ्यामध्ये ते काहीच झालेलं आहे। आणि निर्णय आज आम्ही आता प्रमुख कार्यकर्ते, प्रमुख आपले जबाबदार व्यक्ती एकत्रित बसू। या सर्व चॅनल मध्ये तुम्ही जसा सर्वे केला तसा आम्हीही आमच्या कॅमेऱ्यामध्ये घेतलेला आहे। त्याला निवांतपणे 2-4 तास बघून आणि सर्व कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आता मी हे निर्णय तुम्हाला अजून 2 दिवस सुट्टी आहे, रविवार आहे, शनिवार आहे, तर ते पुऱ्या जिल्ह्याच्या कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आपल्याला निर्णय घ्यायचा आहे। अजून वरिष्ठाची काय चर्चा होती, दिल्लीवाले काय बोलतात, मुंबईवाले काय बोलतात आणि त्यानंतर मग आपला निर्णय घ्यावा लागेल। पण तुम्ही ज्यावेळेस विचारलं होतं की काँग्रेसकडून लढवायचं का, तर सगळ्यांचं मत होतं की काँग्रेसकडून लढवावं। आता तुम्ही ठामपणे आहात का काँग्रेसकडून? ठामपणे, पण माझ्या पार्टीचा रिमोट कंट्रोल दिल्लीला आहे। दिल्लीवाल्याने परत काही निर्णय बदलला तर ती माझ्या हातामध्ये जबाबदारी राहील का? हा मुद्दा मी तुम्हाला सांगू लागतो का मुद्दाम मी जोपर्यंत वरिष्ठ नेत्याशी चर्चा करणार नाही तोपर्यंत काही मी उत्तर देणं शक्य होणार नाही। कारण की तिकीट ही नॅशनल पार्टी आहे, त्यांनी तिकीट सुभाष झामर साहेबांना दिलेलं आहे। त्यांनी सांगितलं की मी माझं तिकीट द्यायला तयार आहे, वरिष्ठांनी सांगितलं का तुम्ही तिकीट घ्या मला बोललेले आहे। आता याचा निर्णय अंतिम वरिष्ठ नेते दिल्लीला जे बसलेले ते निर्णय घेतील आणि त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री प्रांताचे अध्यक्ष अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच मी पुढचा निर्णय घेईल। आणि हे सर्व निर्णय घेताना लोकांच्या भावना मी 2 दिवस अगोदर 3 दिवस मला 3 दिवस झाले का मी या आमखास मैदानावर राष्ट्रीय नेत्यांच्या सभा होतात, मोठ्या नेत्यांच्या सभा होतात। मी एक छोटा कार्यकर्ता आहे, फार मोठा कार्यकर्ता नाही, परंतु ज्या वेळेस इतका विराट जनसमुदाय पाहिला तर मला असं वाटतं कुठेतरी मी 36 वर्ष किती तारखेला तुमचा निर्णय घोषित करणार आहात? या 2 दिवसात सोमवारी फॉर्म भरणार, तर सोमवारी फॉर्म भरण्याच्या अगोदर कमीत कमी ही माहिती घेणं आवश्यक आहे। सोमवारीपर्यंत माझ्या पक्षाने सांगितलं का तुम्हाला मी उमेदवारी देत नाही तर मी अपक्ष उभं राहणार। त्याच्यानंतरही माझ्या कार्यकर्त्यांनी सांगितलं का हेही सोडून द्या पक्षाला, तो सोडून डायरेक्ट सिल्लोडला जाईल, कोणाचाही प्रचार करणार नाही। बस हिंदी में बोल दो। लोकसभा चुनाव के लिए औरंगाबाद हल्के से इस बार भी शिवसेना बीजेपी के नामजद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। चंद्रकांत खैरे ने आज पार्टी कायदीन और वर्कर्स के साथ क्रांति चौक में अपने सियासी ताकत का मुजाहरा किया, जिसके बाद उन्होंने शिवसेना के यूथ लीडर आदित्य ठाकरे, विनोद घोड़साड़कर, रियासती वजीर अर्जुन खोतकर, साबिक एमपी प्रदीप जायसवाल, एमएलए संजय सिरसाट, एमएलए अतुल सावे की मौजूदगी में अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। गौरतलब बात है कि चंद्रकांत खैरे हालांकि शिवसेना बीजेपी के नामजद उम्मीदवार हैं, इसके बावजूद उनके साथ बीजेपी के सिर्फ अतुल सावे ही दिखाई दिए, कोई और कायद या ओहदेदार नहीं दिखाई दिया और बात शहर में मौजूद बहस बनी हुई है।
जोन नंबर 3 की हदूद में कार्रवाई करते हुए म्यूनसिपल अमले ने महालक्ष्मी मिर्ची भंडार नामी दुकान से तकरीबन 2 क्विंटल से ज़ायद ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए और दुकान मालिक से जुर्माना वसूल किया। वाज़ेह है कि प्लास्टिक बंदी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पर शिकंजा कसने के लिए AMC इंतजामिया ने खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत आए दिन किसी न किसी इलाके में कार्रवाई की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ म्यूनसिपल अमले ने सोना माता चौक M2 इलाके में वाक़ महालक्ष्मी मिर्ची भंडार नामी दुकान पर छापा मारा और वहाँ से 2 क्विंटल 30 किलो ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग जब्त करते हुए मुतल्लिक़ा ताजिर से 2000 रुपये जुर्माना वसूल किया। ये कार्रवाई म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक की हिदायत पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम और घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे के रहनुमाई में सेंट्री इंस्पेक्टर अनिल जाधव, सतीश दाभाड़े, प्रसाद दांडगे, सूरज भंडारी, जाकिर खान, सिटीजन फ्रेंड्स स्क्वाड के प्रमोद जाधव, MR वाघ, बालाजी साबड़े, राजू मस्के, किशन निकम, सैयद यूसुफ, संतोष बनकर, विकास पांडे, नारायण फुके, जावेद शाह, संदल बुंदीले और राजेश थोरात ने अंजाम दी। किसी भी दवाखाने से निकलने वाला मेडिकल बायोवेस्ट महफूज तरीके से ठिकाना लगाना ज़रूरी है, लेकिन घाटी अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के सबब मेडिकल बायोवेस्ट किडनी डिपार्टमेंट के करीब जमा करके जलाया जा रहा है, जिससे मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों की सेहत को शदीद ख़तरा लाहक है। घाटी दवाखाने में न सिर्फ मराठवाड़ा बल्कि दीगर अजला से भी हर रोज़ हज़ारों मरीज़ इलाज के लिए आते हैं, जिनके इलाज के दौरान यौमिया सैकड़ों किलो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, जो मरीज़ों के साथ साथ दवाखाने में काम करने वाले मुलाजमीन की सेहत के लिए ख़तरनाक होता है। मेडिकल बायोवेस्ट ठिकाने लगाने के लिए दवाखाना इंतजामिया ने जदीद आलात नस्ब किए हैं, जिनके ज़रिए यौम निकलने वाले इस कचरे को जला दिया जाता है। शुरू में ये आलात बेहतर ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन ख़राबी आ जाने के सबब ये बंद पड़े हैं और किसी ने उनकी मरम्मत नहीं करवाई। फिलवक्त एक खानगी कंपनी दवाखाने के बायोमेडिकल वेस्ट उठाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हुए है, जिस पर सालाना लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये कंपनी ने भी दवाखाने का कचरा उठाना बंद कर दिया है। दवाखाने में यौमिया निकलने वाला मेडिकल बायोवेस्ट ठिकाने लगाना अब मसला बन चुका है। यौमिया निकलने वाला कचरा थैली में भरकर किडनी डिपार्टमेंट के करीब जमा करके उससे जलाया जा रहा है, जिसके बाद दवाखाने के मुलाजमीन के अलावा मरीज़ों के रिश्तेदारों की सेहत को भी शदीद ख़तरा लाहक हो चुका है। इंतज़ामिया की इस गैर जिम्मेदारी से मरीज़ों के रिश्तेदारों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। दूसरी जानिब दवाखाना इंतज़ामिया ने इस मामले पर हाथ उठा लिए हैं और कॉरपोरेशन इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि सूखा और गीला कचरा अलग करने की जिम्मेदारी वार्ड के मुलाजमीन की है, लेकिन उनके ऐसा न करने के सबब मेडिकल बायोवेस्ट ठिकाने लगाने का मसला पैदा हुआ है। एक जंगली सूअर के हमले में एक खेत मजदूर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। ये वाक़या पैठन तालुक़े में पेश आया। ज़राए के मुताबिक पैठन तालुक़े में वाक़े अमरापुर वागोंडी नामी मकाम पर दिलीप वसंत आवाड़ नामी एक 45 साल मजदूर खेत में काम कर रहा था कि उस पर अचानक एक जंगली सूअर ने हमला कर दिया। जंगली सूअर के तेज़ और बड़े दांत दिलीप के जिस्म में जगह जगह गड़ जाने की वजह से वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। इत्तला है कि जिस वक्त सूअर का हमला हुआ, दिलीप की बीवी और बच्ची भी वहीं खेत में मौजूद थी, जिन्हें बचाने के लिए दिलीप सूअर से लड़ता रहा और फिर उसकी बीवी बच्ची की चीख पुकार सुनकर गाँव वाले जमा हुए, जिनकी तादाद देखकर सूअर भाग खड़ा हुआ। मुतालिका इलाके में जंगली सूअरों की तादाद बढ़ जाने के सबब अवाम पर खौफदारी है और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मदद मांग रहे हैं। नाज़रीन, इन दिनों लोकसभा इलेक्शन की गहमा गहमी है, मगर एक आम शहरी को रुकन पार्लियामेंट से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, ये जानने के लिए हमने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों का सर्वे किया और आवाम से मुलाकात करके उनके तासुरात जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं क्या कहते हैं शहरियान। औरंगाबाद के हालात तो रोज़ रोशन की तरह आया है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हर तरफ कचरे और बदबू से बीमारियों के से लोग परेशान हैं। हर महल्ले को कॉरपोरेशन की तरफ से ख़ास तौर पर तकलीफ़ दी जा रही है, फिर वो चिकलठाना हो कि हरसुल हो। हरसुल में जहाँ मदरसा है वहाँ के बच्चों को अभी इतनी तकलीफ़ हो रही है कि उसकी कुछ हद नहीं, उसकी बदबू की वजह से। शहर में सब तरफ घान कचरा इतना पड़ा हुआ है कि उसकी कुछ हद नहीं। हमें कहा जाता है कि शहर को साफ़ रखे, और वही कॉरपोरेशन जो करोड़ों अरबों रुपया कमा रही है और कचरे की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से पूरा औरंगाबाद शहर परेशान है। रही बात हमारे खासदार की, तो हमें ऐसा खासदार चाहिए कि पूरे शहर को खूबसूरत बनाए और पूरे ज़िले को खूबसूरत बनाए। हमारे जो बच्चे स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए पूरी फैसिलिटी हो,
आज ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनको ग्राउंड नहीं है, बैठने के लिए चटाया नहीं है, और उन स्कूलों का इतना बुरा हाल है कि हर एतबार से बच्चे परेशान हैं। इसलिए ख़ास तौर पर उसको तवज्जो दें। हमारे पास हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके हाल देखिए आप कि वहाँ पर मेडिकल के लिए जो सामान ले जा रहा है वहाँ पर कितनी धंधियाँ चल रही हैं। दवाओं के लिए लोग परेशान हैं, उन पर ऐसी ऐसी दवाएं लिख दी जाती है जिससे वो ख़रीद नहीं सकते हैं, और कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट खिदमत के लिए है। इस पर भी तवज्जो दें। खासदार ऐसा हो जो हमारे पास माजूरीन है, परेशान हाल है, उनकी तरफ पर तवज्जो दें। खासदार ऐसा हो जो पूरे शहर को, पूरे ज़िले को लेकर चले। पूरे ज़िले में जो लोग परेशान हाल है, किसानों को कितना बुरा हाल है, कई लोग मर रहे हैं, अपने आप को है तो खुदकुशी कर रहे हैं, फिर भी उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ऐसा उम्मीदवार हो जो हर एक की तरफ तवज्जो रखता हो, तालीम याफ्ता हो, वो है तो लोगों के मसाइल को समझता हो, लोगों की ज़रूरियात को समझता हो, और तालीमी एतबार से है तो तवज्जो देता हो। ऐसे खासदार को हम रखना चाहते हैं। तो सब प्रॉब्लम ही है ना, किस तरह की? हर चीज़ का। कैसे गिनाए? आप गिना सकते हैं? बिल्कुल गिना सकते हैं। बताइए। आप सर्वे करो, कहीं भी देखो। पहले तो रोडों का, अब उन्होंने 4 दिन बोले, 4 दिन नहीं, 8 दिन पानी हो गया सब। 8 दिन पानी, 8 दिन के बाद आ रहा। तो एक एमपी उसमें क्या काम कर सकते हैं? MP जी सब कर सकते ना वो। अब उनके उसमें आता ना जी, वो बिल्कुल कर सकते ना बात। तो आपके ख्यालों का शहर कैसे होना चाहिए? औरंगाबाद ख्वाबों का शहर कैसे होना चाहिए? अवला साहब कैसा होना चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होना चाहिए। बाहर से लोग आते हैं, औरंगाबाद शहर ऐसा है, एक तारीखी शहर है, बाहर से लोग आते, कम से कम उनकी फैसिलिटी होना चाहिए। उन्होंने ऐसा सिटी में घुस गए तो उन्होंने ये नहीं बोलना कि यार कहाँ गए हम। मौसम गर्मा के साथ साथ इलाके में क़ैद की सूरत हाल भी संगीन होती जा रही है। मार्च आखिर तक मराठवाड़ा में 1900 टैंकरों के जरिए 30 लाख लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा पीने के पानी का मसला औरंगाबाद ज़िले में है। ज़िले के 12,56,870 लोगों को टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। नंबर 2 पर बीड़ जिला है, जहां 9,28,000 लोगों की प्यास टैंकरों के जरिए बुझाई जा रही है। जालना ज़िले में 5,51,000 लोगों को टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। इन दिनों हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद, अजला में टैंकरों की तादाद काफ़ी कम है, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में टैंकरों की तादाद में इजाफा करना पड़ सकता है। मोबाइल टावर्स के टैक्स बकाया वसूल करने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक ने मुतल्लिक़ अफसरान को मोबाइल टावर्स सील करने की हिदायत कर दी। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक इस ज़िम्मे में म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक ने मोबाइल कंपनियों के ज़िम्मेदारान और म्यूनसिपल अफसरान की मुश्तरका मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में तलब की थी। मीटिंग के दौरान म्यूनसिपल अफसरान ने उन्हें बताया कि शहर में 61 टावर्स क़ानूनी हैं, जबकि 498 टावर्स गैर क़ानूनी हैं, जिन पर तकरीबन 23 करोड़ 21,09,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, जिनमें से रिलायंस जियो और रिलायंस इन्फो कंपनियों के ज़िम्मेदारान ने 7% प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने के लिए रजामंदी का इजहार किया, जबकि वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया टेलीकॉम और दीगर कंपनियों पर 50% प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है। मुतल्लिक़ा कंपनियों को वक्तन फ़वक्तन नोटिसें जारी की गई, मगर वो लोग इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत की कि अगर इन कंपनियों ने 31 मार्च से कबल प्रॉपर्टी टैक्स अदा न किया तो इन मोबाइल टावर्स को सील कर दिया जाए। लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र शहर औरंगाबाद में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है, नाकाबंदी की जा रही है और गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। लोकसभा इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है और रायदही की तारीख भी करीब आ रही है, लिहाजा इलेक्शन के दिनों में नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम और रुपये पैसों के लेन देन पर नज़र रखने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुलाज़मीन मामूर किए गए हैं। जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है और शहर के बाहर आ जाने वाले गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। शहरियान से अपील की जा रही है कि वो ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हरगिज़ न करें। योगेश राठौड़ की जेल में मौत के मामले ने एक नया रुख इख्तियार कर दिया है। जेल से छुट्टी पर आए एक कैदी का इल्ज़ाम है कि उसने योगेश पर जुल्म होते हुए अपनी आंखों से देखा है। हरसुल जेल में हाल ही में योगेश राठौड़ की मौत वाक़ हो गई, जिसकी तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। इत्तला है कि जयदीप रोहिदास वगर नामी नौजवान हरसुल जेल में किसी के कत्ल मामले में सज़ा काट रहा है। वो जेल से कुछ दिनों से पेरोल पर बाहर आया है और उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो गुज़िश्ता 19 जनवरी को जब हरसुल जेल के लाल दरवाजे के पास गया तो उसने देखा कि जेल के सीनियर ऑफिसर उसको डंडे से बेरहमी से मार रहे हैं और उन्होंने
उसे ऐनी शायद न बनने पर मजबूर किया था। अब देखना यह है कि एक कैदी के इस सनसनीखेज बयान पर पुलिस क्या करती है और इस मामले की तहक़ीक़ात किस तरह की जाती है। त्याच्यावर मारहाण होऊ लागली लालगडच्या पुढं। मी आलतो टेलिफोन लावायला, मुलाखतचे एक सागर बेग, एक चेंडाल्या असे 2-4 जण आम्ही उभं होतो। मग आम्हाला शिवा द्याई म्हणजे शिवा देऊन आम्हाला हाकाललं, चला जा म्हणले। तर मग मारहाण करून मग त्याला घाटीला नेलं। कोणी मारहाण केली? गोसाई योग्य गोसाई। हे कोण आहेत गोसाई? तरुण अधिकारी आहे, म्हणजे कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी। हां, कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी। या घटनेनंतर पोलिसांनी जेव्हा कारागृहामध्ये जबाब नोंदवले, या घटनेप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी ज्यावेळेस जबाब नोंदवले त्यावेळेस तुमचा जबाब घेण्यात आलेला आहे का? नाही आला आम्हाला, म्हणजे बॅरर 16 सर्कलला म्हणजे तिकडंच आम्हाला बंदी केलं। मग त्याचे फेवरचे लोक होते, त्याला पैसे देऊन कॅन्टीन भरून त्याचे जबाब त्याच्यासारखे घेतले। मग तुम्ही पुढे म्हटलं नाही का की आजही जबाब? नाही ना, मग आम्हाला मारहाण करतात ना ते बी। तुम्ही सांगितलं होतं का त्यांना माझा जबाब घ्या म्हणून? म्हणलं नाही आम्ही जाणार होतो, मग आम्हाला जाऊ दिलंच नाही, आम्हाला शिवा देऊन हाकाललं ना ते। कोणी शिव्या दिल्या तुम्हाला? गोसावीनं। काय म्हणे त्यांनी, काय म्हणे? चला माधुरचो दो, चला मला तुमचं आपलं आमचं बघून घेऊ। तुमचा जबाब नोंदवला नाही त्यांनी? नाही नोंदवला। कारागृहात राहिलो 10 महिने आणि मला असं कळलं की कुठं ना कुठं कारागृहात मानवाधिकाराचं हनन होते बंद्याच्या, आणि सुधारणा आणि पुनर्वसनच्या नावाखाली बंद्यांना मारहाण केले जाते, दबदबा निर्माण केले जाते, आणि जेलमधला जो भ्रष्टाचार आहे तो कधीच बाहेर निघू देत नाही। कारण त्या ठिकाणी अशी परिस्थिती आहे की जो कोणी बंदी जेलचा भ्रष्टाचार बाहेर काढेल, एक तर त्याला धमकी दिली जाते जेल बदलण्याची, किंवा मारहाण केले जाते, किंवा त्याची जेलबंदी केली जाते, किंवा त्याला तारीख लावल्या जात नाही। त्यामुळं जो जेलचा भ्रष्टाचार आहे बाहेर निघत नाही। जेवणाची अवस्था इतकी वाईट आहे की पोळ्यासुद्धा चावायला अवघड जातात, भाजीत काही चव नाही राहिलेली त्या, आणि त्याची सर्व असं जे करतात ते सगळं मिळून संगनमत करून हे सगळं चाललेलं आहे। आणि जेव्हा कोणी बाहेरचे न्यायाधीश वगैरे किंवा कोणी लोक येतात त्या ठिकाणी ते फक्त त्या दिवशी स्वयंपाक चांगला करतात, पण त्याच्यानंतर परत जे आहे तसंच होतात, आणि कोणी जर आवाज उचलला गेला तर त्याला त्यानंतर मारहाण केले जाते, आणि पत्र लिहिण्याची की ही मुभा कोणतीही दिल्या जात नाही। त्यामुळे आम्हाला असं वाटलं की कुठं ना कुठं हे थांबावं। याचा अगोदरसुद्धा मी मानव अधिकाऱ्यांना आणि IG ला हायकोर्टाला पत्र दिलं होतं, पण त्याच्यावर कोणतीच कारवाई नाही झाली। त्यामुळे असं वाटलं की आता कुठं ना कुठे थांबा पाहिजे, त्यामुळे जनहित याचिका दाखल करावी। त्यामुळे या पत्रकार परिषदेचं मी आयोजन केलं होतं। मला एक तानाजी विठ्ठल भोसले, सागर बेग आणि परत यांचं पत्र आलं होतं, कारण या लोकांना माहिती आहे मी जेलसाठी काम करतो। त्यांनी मला पत्र पाठवलं पोस्टाने, त्यांचे नातेवाईकसुद्धा येऊन भेटले होते, आणि त्यांनी असं सांगितलं की राठोडच्या प्रकरणात राठोड हा दवाखान्यात मरण पावला नसून त्याला मारण्यात आलेला आहे। राठोडचे मी नंतर फोटोसुद्धा पाहिले, तर राठोडच्या फोटोच्या पायालासुद्धा मारलेला, पाठीवर मार लागलेला आहे, आणि एखादा व्यक्ती पडून किंवा फिट आल्यामुळं हे मृत्यू होऊ शकत नाही, कारण पाठीवर मार, पायावर मार, जर फिट येऊन जर पडला असेल तर तळपायाला मार लागण्याचा प्रश्नच येत नाही। त्यामुळं आम्हाला असं वाटतं की हर्सुल पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी आणि जेल कर्मचारी संगनमत करून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत। त्यामुळे कुठं ना कुठं या राठोडला न्याय मिळावा, आणि जेणेकरून भविष्यात कोणाचा मृत्यू होणार नाही। कारण आतापर्यंत जे माहिती अधिकाऱ्याला आपण जी माहिती मागितलेली आहे, तर महाराष्ट्राच्या जेवढ्या कारागृह आहेत तेवढ्यामध्ये जवळपास 650 बंदी हे मरण पावलेले आहेत। त्यामुळं हे आंकड़ा कुठं ना कुठं धक्कादायक है। खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अहम फाइलें और दीगर रिकॉर्ड महफूज रखने के मामले में म्यूनसिपल इंतजामिया लापरवाह। एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट की दस्तावेजात से भरी अलमारियां स्क्रैप की मानिंद राहदारी में पड़ी हैं लावारिस। मुतल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी शक के घेरे में। इलेक्शन लड़ने के लिए अवामी राय जानने के नाम पर MLA अब्दुल सत्तार ने किया सियासी ताकत का मुजाहरा। MP चंद्रकांत खैरे और MLA इम्तियाज जलील को दिया खुला चैलेंज। आगे आगे देखिए होता है क्या। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र शहरों अतराफ में मामूर कर दिए गए पुलिस अफसरान और मुलाजमीन। जगह जगह की जा रही है नाकाबंदी और ली जा रही है गाड़ियों की तलाशी। और पैठन ताल्लुक में बड़ी जंगली सुअरों की तादाद। सुअर के हमले में शदीद तौर पर जख्मी हुआ है खेत मजदूर। अवाम पर खौफदारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मदद की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सलाहुद्दीन सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।